शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। इंदौर की खबरें भरी पड़ी हैं। आज 14 मई है। टेम्परेचर वहीं का वहीं बना हुआ है, 43 के लगभग ही बना हुआ है। और आज फिर रिकॉर्ड टूटा, रात का तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया। मतलब सामान्य दिनों से बहुत ज़्यादा तापमान जा रहा है। गर्मी बहुत भयानक पड़ रही है इंदौर में। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामले हैं। 1 करोड़ किराना दुकानों पर संकट के बाद अब 12 लाख दवा की दुकानों पर बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एसोसिएशन ने मांग की है कि इस मामले को देखा जाए, नहीं तो 12 लाख से आधे से ज़्यादा दुकानें अपने आप दवा की बंद हो जाएगी। मतलब 6 लाख से ज़्यादा लोग घर बैठ जाएंगे, बल्कि बैठना शुरू हो गए होंगे। अब हम खबरों शुरू कर रहे हैं। आज पत्रिका खबरों शुरू करेंगे। पत्रिका खबरों में यह है कि वैध कॉलोनियों पर ब्रेक, अवैध का बड़ा कारोबार। शहर में जो अवैध कॉलोनी अवैध करने की प्रक्रिया थी, वो चुनाव के पहले इतनी तेज़ी से चली थी इंदौर में कि ऐसा लग रहा था कि चुनाव के ख़त्म होने के बाद में 6 महीने में सारी कॉलोनियाँ अवैध होकर एक नया इतिहास रचा जाएगा। चुनाव ख़त्म होने के बाद में सब धरा रह गया और इसके बाद में फिर वैध कॉलोनियाँ अवैध कॉलोनियों का खेल शुरू हो गया। शहर के आसपास अवैध कॉलोनियाँ फिर कटने लगी और अब तो मास्टर प्लान नहीं आने के चक्कर में बहुत ही गजब हो गया कि सब तमाम जगहों पर डायरियों पर प्लाट बेचे जा रहे हैं। मास्टर प्लान की सड़क, मास्टर प्लान का जहाँ जहाँ भी आवासीय क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों में लोगों ने कॉलोनियाँ काट दी है। वैध नहीं हो रही है पर दस्तावेज सब लगे हैं, पर वो अवैध की श्रेणी में मानी जाएगी जब तक कोई अनुमति नहीं है। पर फिर भी इस शहर में वैध और अवैध का बहुत ज़बरदस्त कारोबार चल रहा है। क्या सर? जी बिल्कुल, आपको मैं बता देता हूं कि इंदौर का नगर निगम का जो कॉलोनी सेल है, अपनी सीमा के अंदर जितनी ज़मीन है, वो सारी ज़मीनों पे मंजूरियां दे चुका है। यानी मैं आपको बता दूं, जो वैध ज़मीन है, मतलब जो लीगल ज़मीन है, जिन ज़मीनों पे कॉलोनियाँ काटी जा सकती है, उन पर सापे पे अनुमतियाँ हो गई। अब शहर में कोई जगह ही नहीं बची है जहाँ पर जो है आप वैध कॉलोनी नहीं काट सकते हैं। तो ये तो वैध कॉलोनी वाला मसला हो गया। आप बात कर लेते हैं अवैध की। जब वैध नहीं हो रही है तो अवैध का खेल तो चल ही रहा है। अवैध का खेल इसलिए चल रहा है कि शहर में सरकारी ज़मीनें बची है, नजूल की ज़मीन बची है, सीलिंग की ज़मीन बची है, उद्योग की जगह जो बची हुई है, उन सब पर अवैध कॉलोनियाँ काट कर खेल किया जा रहा है। इसलिए कॉलोनी सेल के पास अब कोई काम नहीं बचा हुआ है। कॉलोनी सेल का पूरा विभाग जो है बड़ा आराम में बैठा है। अवैध से वैध करने की जो प्रक्रिया की आप बात की आपने, उसमें 150 से ज़्यादा कॉलोनियाँ जो वैध हो सकती थी वो कर दी गई है। अब कोई कॉलोनियाँ बहुत रेयर में 2-4 अगर कुछ हो जाए तो बड़ी मुश्किल आपके लिए काफ़ी है। बाकी अब कोई कॉलोनियाँ वैध होती दिखाई नहीं दे रही है। बस शहर की सीमा के अंदर जो सरकारी ज़मीनें बची हुई है, उस पर डाका डालने की तैयारी भूमाफिया कर रहे हैं और वो आए दिन होता रहता है। तभी तो हम देखते हैं नगर निगम ने आज वहाँ बुलडोजर चलाया, नगर निगम ने आज वहाँ बुलडोजर चलाया। 29 गाँव की जो ज़मीनें नगर निगम में शामिल हुई है, ये सारी की सारी जो है सरकारी ज़मीन, जो नगर निगम में जो ज़मीन शामिल कर ली गई है, इन सब के नक्शे लगे हुए हैं। अभी कुछ नहीं हुआ है, सब मास्टर प्लान के इंतज़ार में है। मास्टर प्लान आने की संभावना अभी हाल कोई है नहीं, इसलिए सारे के सारी कॉलोनियों का डेवलपमेंट कर दिया है। पर वहाँ पे प्लाट जो है वो तमाम डायरियों पर ही बेचे जा रहे हैं। अब अग्निबाण खबरों की बात करें। अग्निबाण में 2 खबरें हैं। एक तो शहर में नकली आइसक्रीम, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बेच रही हैं। पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल और हाइड्रोजन वसा से बनी हुई फ्रोज़न आइसक्रीम बेची जा रही है। अमूमन आइसक्रीम बनती ही पाम ऑयल से है। जो भी आइसक्रीम बनेगी, 1 या 2 आइसक्रीम कोई बच जाए तो बात अलग है, नहीं तो पाम ऑयल का इस्तेमाल तो होता ही होता है आइसक्रीम के अंदर, क्योंकि उसके बिना उसको स्टैंड नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इन सब की कीमतें बढ़ने का दौर भी आइसक्रीम का शुरू होने जा रहा है। पर शहर में नकली आइसक्रीम बनने लगी है, ये खबर पहली बार हुई है। तो नकली आइसक्रीम कैसे बनती है यार ये? जी बिल्कुल, आप वही बात आ रही है कि आप कह रहे हैं कि पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल मिला रहे हैं, आप ऐसा ऑयल उसके अंदर मिला रहे हैं, उसको फ्रोजन करके फ्रीज के अंदर करके आप कुल्फियाँ बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेची जा रही है। बड़ा कारोबार होता है और यहाँ से आइसक्रीम बन के पूरे शहर में। हालांकि अब तो आपको वो आइसक्रीम में दिखना बंद हो गई। जो साइकिल पर जो लोग निकल कर आइसक्रीम गली गली में बेचा करते थे, वो तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कल्चर ही वो खत्म हो चुका है। कुल्फी वाला उसमें भी आइसक्रीम आपको दी जाती थी, वो खत्म हो गया है। दुकानों पर जो आइसक्रीम, गली मोहल्ले की दुकानों पर जो आइसक्रीम पहुंच रही है, वो भी जो है खाने लायक नहीं है। ये इसका खुलासा खाद्य विभाग की टीम ने जो जांच की उसमें पता चलाएगा। फैक्ट्रियों में जहाँ छापा मारा गया है, वहाँ देखने में आ रहा है कि जिन सांचों में आइसक्रीम जमाई जा रही थी उसमें पूरा जंग लगा हुआ है। सेहत की कोई चिंता नहीं है, सिर्फ मुनाफे की चिंता हो रही है। कोई देखने वाला नहीं है। हल्दी में दूल्हा दुल्हन की जो है रंगत बिगड़ जाती है, उसके बाद में हम जागते हैं और हल्दी की जाँच करने पहुँच जाते हैं। वैसे आइसक्रीम का मामला भी है। पर इसमें एक बात जरूर है, ये कहलाती गुणवत्ता विहीन आइसक्रीम। मतलब उनको नकली तो नहीं कह सकते, आइसक्रीम तो आइसक्रीम ही कहलाती है। पर ये होता है जैसे अगर आपको आधा किलो शक्कर लगनी और आपने बस उसके अंदर पाव भर शक्कर में पूरा काम कर दिया या 100 ग्राम शक्कर में काम कर दिया, तो ये सब गुणवत्ता विहीन आइसक्रीम हो जाती है उसके अंदर। जैसे ये आइसक्रीम जो है, इसमें दूध कम है, तेल ज़्यादा है। कायदे से होना ही चाहिए कि जितना आप तेल वापर रहे हैं उसका 2 गुना या 3 गुना जो है दूध आपको वापरना चाहिए।
पर ठीक है, अब तो खा ही लिया आपने, तो क्या कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने नहीं खाई उनको धन्यवाद देना चाहिए प्रशासन की, उनकी कार्रवाई के बाद में बच गए। और एक खबर हो रही है, आज अचानक टाइम टेबल बदल गया। सुबह परीक्षा केंद्र पहुंचे छात्र जो हैं उनको समझ में ही नहीं आया क्या हुआ है, और बिना पूर्व सूचना के परीक्षा स्थगित कर दी। क्या है यार मामला ये? बिल्कुल बता दूं, 10वीं 12वीं में जो लोग फेल हो गए थे उनको दूसरा मौका देने के लिए आज से जो परीक्षा शुरू की गई थी। और इसके बड़ा समझने वाली बात है कि कल रात को ही इसका आदेश आया कि जो आज परीक्षा होने वाली है उसका टाइम जो बढ़ाकर 19 मई कर दिया गया है। छात्रों तक खबर पहुंची नहीं और वो नतीजन अब छात्र सुबह परीक्षा सेंटर पर पहुंच गए थे और वहाँ पर नोटिस चस्पा देकर मायूस होकर लौटे हैं। शिक्षा विभाग की अगर बात कर लें, माध्यमिक शिक्षा मंडल की इस लापरवाही से कई छात्र जो है आज सुबह निराशा दिखाई दिएगी। अब हम प्रभातकरण खबरों की बात कर लें तो प्रभातकरण में एक तो कल मालवा का जो है माननीय शंकर लालवानी जी का मेला था। यकीनन मेला बहुत अच्छा लगाते हैं, मेहनत बहुत करते हैं उस मेले को लेकर। मतलब जो लोग देख के आते हैं वो भी कहते हैं कि यार उस मेले में मेहनत होती है और दुनिया भर के लोगों को ला के जोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, अलग अलग क्षेत्रों से लाकर। मेला बहुत अच्छा हुआ, पर मेला खत्म होने के बाद में वहाँ तमाम गंदगी छोड़ गए। पूरा मेला ग्राउंड जो है वो कचरे से भरा पड़ा हुआ है। क्या है यार ये? जी बिल्कुल, आपको बता देता हूँ, मालवा 6 लेके 12 मई तक दशहरा मैदान में मालवा उत्सव का मेला लगा था। उस मेले के दौरान जो कचरा वहाँ पे या गंदगी जो हुई है, दुकानें हटने के बाद में टेंट तंबू वाले ने तो अपना सामान उठा लिया, पर नगर निगम सफाई करने में जो लेट हो गया। हालांकि लोक संस्कृति मंच ने बात कर लें, शंकर लालवानी ने 70,000 रुपये की रसीद पहले ही कटवा ली हैगी ताकि बाद में कोई आरोप ना लगे। 70,000 रुपये मालवा उत्सव का कचरा उठाने के वे पहले ही दे चुके हैं। अब निगम की जिम्मेदारी बनती थी कि इस कचरे को समय पर उठा लिया जाता। कल दिन भर जो है नगर निगम ने थोड़ा कचरा उठाया, थोड़ा कचरा आज उठा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि आज कचरा उड़ जाएगा। इस वजह से जो सबसे ज़्यादा परेशानी दशहरा मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों को हुई है। जो खेल संगठन वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ कराते हैं, वैसे ही 6 दिन तक वहाँ पर मेला चलने से वह खेल गतिविधियाँ नहीं हो पाई थी। वैसे भी नगर निगम जहाँ पैसे मिल जाते हैं फिर वहाँ पे काम ठंडा हो जाता है, पर जहाँ नहीं हो वहाँ के लिए दिन भर उधार होकर घूमते रहते हैं। ये होता रहता है। ये तो एक ना समझी पर नरमी, महापौर ने रफा दिया फिर 2 मामले। ये क्या पानी का मामला है क्या? जी बिल्कुल, आपको मैं बता देता हूँ, पिछले परसों की रात में गुलाब बाग टंकी पर पार्षद पुत्र ने जो नगर निगम कर्मचारी के साथ मारपीट की थी वॉलमैन के साथ में। आपको बड़ा ही दिलचस्प सोचना समझना होगा कि ये वही वार्ड है, ये वही वार्ड 31-2 नंबर विधानसभा का वो वार्ड है जहाँ पिछली परिषद के दौरान रेडिसन चौराहा पर चाटा कांड हो गया था। पार्षद के साथ आए समर्थकों ने नगर निगम के अपराधी तो रोहन सक्सेना को चाटा मार दिया था। उस चाटा कांड का जो खामियाजा 2 नंबर विधानसभा ने भुगता था उसे वे भूल नहीं पाए हैं। पूरी परिषद के दौरान 2 नंबर वाले नगर निगम की सीढ़ियां तक नहीं चढ़े थे। इस बार उन्होंने जो है समझदारी दिखाई है, नरमी दिखाई है। पार्षद पुत्र ने जो गलती की उसके लेकर नार्षद को फटकार लगाई गई है और किसी भी तरीके के विवाद को तूल नहीं दिया गया है। ये मामला जैसे तैसे ठंडा किया गया है कि दूसरी बार नौबत ना आए कि नगर निगम की तरह हम रोक ही ना करें, क्योंकि कितना नुकसान हुआ था, पार्षदों को भुगतना पड़ा था, वे 2 नंबर के पार्षद ही जानते हैं। फिर बात कर लेते एक और झगड़ा जो है कल 2 नंबर में होता जब बच गया था। बात कर ले पार्षद मनोज मिश्रा का झोनल अफसर से झगड़ा हो गया, सुनील सिंह जादौन से। मिश्रा जो काम कराना चाहते थे झोनल अफसर करने को तैयार नहीं था। महापौर ने कल दोनों को नगर निगम बना लिया था, जैसे तैसे मामला को रफा दफा कर दिया। 2 मामले महापौर ने रफा दफा कर दिए। हालांकि दिन में एक जो है हंगामा MIG थाने पर हो गया था। वही लड़ाई है कि क्षेत्र क्रमांक 5 की जो पार्षद है सोनीला मेमरोड ने परसों जो है लाल बहादुर वर्मा के खिलाफ जो टंकी पर प्रदर्शन किया था कि इन्होंने मेन लाइन से अवैध कनेक्शन करा लिया है और नगर निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट की है। कल लाल बहादुर वर्मा ने अपनी समर्थकों को MIG थाने पर भेज दिया था। और ये मामला बात कर लें, अगर पानी की अगर बात कर ली जाए, इस शहर में पानी में का जो जल संकट पर जो प्रबंधन बिगड़ा है उसको लेकर अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और मुझे लगता है इस शहर में बड़ा संकट जो है आपको देखने को मिलेगा। वैसे आपको कल बता दूं, कल कांग्रेस जो है बिगड़े हुए जल प्रबंधन में बड़ा हल्ला मचाने जा रही है और सभी जोनल दफ्तर पर घेराव होगा, चक्का जाम होगा और नगर निगम के उस जिम्मेदार अफसर की भी घेराबंदी होगी जिसके हवाले पानी बंटवारे का काम मिला हुआ है। अब हम दोपहर की खबरों की बात करें। दोपहर के पहले पेज की खबरों की बाद में हम बात करेंगे। कल रात को फिर पारा 30 डिग्री के पार पहुंचा है। इंदौर में लगातार गर्मी का क्रम बढ़ता जा रहा है। रात की गर्मी अब लोगों को बेचैन कर रही है। जानवर भी बेचैन होने लगे रात को। जो जानवर चाहे कुत्ते समझ लें, जो स्वान समझ लें, गायें समझ लें, जो भी बंधी हुई हैं वे भी बैठ नहीं पा रही हैं, खड़ी हो जा रही हैं रात को। मुझे उसने बताया गौशाला वाले ने कि गायों में भी इतनी घबराहट हो रही है गर्मी को देखकर कि लगातार पानी तो दे रहे हैं, फिर इसके बाद छिड़काव भी हो रहा, पर उसके बाद भी रात की गर्मी जानवरों से बर्दाश्त, क्योंकि अमूमन रात को इतना टेम्परेचर हो रहा है जो इसके पहले कभी भी नहीं हुआ। ये पुराना रिकॉर्ड टूटने से पक्षी भी कुछ जगहों पर अब तड़ातड़ गिरने की स्थिति में आ गए हैं।
तो हमारा एक और आग्रह है, कृपया सकोरों में पानी भर के रखें, ठंडा पानी भरवा के रखें ताकि पक्षियों को भी मिले, जानवरों के लिए भी कुछ पानी निकाल के रख लें। और आज भी तापमान 43 डिग्री पे रहा है और मुझे लगता है कि अगले 1, 2, 3 दिन अभी यही स्थिति गर्मी की बनी रहेगी। हो सकता है तापमान 44 के लगभग भी पहुंच जाए। क्या साहब? जी बिल्कुल, तापमान 44 को सिर्फ छूने को बेताब हैगा। हाँ। 43.6 तो हो ही चुका है। तो तापमान और रुपया एक जैसी हालत में, वो 96 को छूने को तैयार है, ये 44 को छूने को तैयार है। दोनों तरफ मुझे लग रहा है कि प्रतिस्पर्धा चल रही है, कौन पहले छूता है। तो ये तो थी। एक और खबर हम आप बात कर लेते हैं दोपहर की। किसी ज़माने में इंदौर जो है 8 मिलें हुआ करती थी कपड़े की, और 8 मिलों के साथ ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हब कहलाता था। 50 से 60 हज़ार मजदूर इस मिलों में काम किया करते थे और मिलों का एक युग हुआ करता था इंदौर। मतलब इतना ज़बरदस्त युग हुआ करता था कि पूरे इंदौर में पूरी रात जो है चहल पहल बनी रहती थी। रात को 3-3 शिफ्टों में काम होता था। तीसरी पाली रात को 12 बजे चालू होती, सवेरे 6 बजे छूटती थी। उसके पहले 11:30 बजे ख़त्म होती थी। तो चौराहों पे, दुकानों पे, होटलों पे, तमाम जगहों पर मिलों की लाइन और मज़दूरों की कतार देखी जाती थी। बहुत ज़बरदस्त एक माहौल रहा। जो उस युग को देख चुके हैं वो जानते हैं। हालांकि मिलें बंद हुए बहुत समय हो गया है, अब लोगों को 35 साल होने आ रहे होंगे मिलों को धीरे धीरे ख़त्म होते होते। तो उसके बाद में एक नया कदम बढ़ा है कि अब मिल टेक्सटाइल हब जो है वो अब इंदौर का ख़त्म हो गया। तो उज्जैन को नया मुख्यमंत्री जी ने प्रयास करके एक नया टेक्सटाइल हब बनाने की तैयारी की है। और उज्जैन जो है यहाँ पर तमाम मिलें और टेक्सटाइल का हब बनने को लेकर बड़ी तैयारी की गई है। उद्योग निगम को भी कहा गया है कि वह सारी तैयारियाँ करें। तो यहाँ पर बड़े उद्योग आ रहे हैं। मित्रा पार्क में जो आ रहे थे वो तो थे ही, पर ये बहुत बड़ा एक टेक्सटाइल हब बनने जा रहा है जिसके अंदर बहुत बड़ी तादाद में आपको काम करते हुए मजदूर मिलेंगे। पहले उज्जैन में 3 मिलें हुआ करती थी, हीरा मिल, सज्जन मिल और एक मिल और थी। तो ये सब बंद हो गई। पर अब जो मिलें बन रही हैं वहाँ पे वो दुनिया की बड़ी मानी हुई मिलें बन रही है और मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था की है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उज्जैन जो है टेक्सटाइल का उद्योग, IT का हब तो बना ही रहे हैं मुख्यमंत्री, पर टेक्सटाइल का भी बहुत बड़ा हब होगा। अब उज्जैन की पहचान केवल महाकाल से नहीं होगी, उद्योग की बहुत बड़ी नगरी के रूप में होगी। जो पहले इंदौर को ये तमगा मिलता था अब ये उज्जैन को मिलेगा। क्या सर? जी बिल्कुल सही बात है। आप कह रहे हैं जिस तरीके से उज्जैन में विकास हो रहा है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उज्जैन जो है इंदौर का ही हिस्सा जुड़ता जा रहा है। सही बात है। और मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन को लेकर अपना धर्म बहुत अच्छे से निभाया है। हर आदमी चाहता है कि मेरा क्षेत्र जो इतना हो जाए कि वहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए तो न जाना पड़े। तो इसके लिए तो बधाई के पात्र है। और भी काम हैं जो वो कर रहे होंगे। अब हम दोपहर के पहले पेज की बात कर ले रहे हैं। 20 तारीख को देश भर के दवा के दुकानदार जो है बहुत बड़ी व्यापक हड़ताल करने जा रहे हैं। दुकान सवेरे से बंद रहेंगी। इसका मूल कारण ये है कि जो ई-फार्मेसी के नाम से एक नया कारोबार चालू हुआ है, जो आपके घरों पर 30%, 40% रियायत पर दवाएं दे रहा है। मतलब जो ब्रांड की कीमत है दवा की, जो बड़े ब्रांड की कीमत है, उससे भी 10 से 15% नीचे जा रहा है, जबकि दुकानदार इसको कम नहीं कर सकते। जो उनका 10% है उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते, पर ई-फार्मेसी जो है वो दे रही हैं आपको 20%, 25% तक। क्यों? क्योंकि ग्राहकों को वो अपने से जोड़ने का बड़ा अभियान चला रही है। परिणाम ये हो रहा है कि दुकानों का कारोबार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और अब जो है उसमें बहुत तेज़ी आ गई है। इसके चलते हो ये रहा है कि 12 लाख से अधिक जो दवा की दुकानें हैं उनके सिमटने का समय आ गया है। तो जो फार्मा एसोसिएशन है, दवा के जो डीलर्स एसोसिएशन है देश भर की, उन्होंने 20 तारीख को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है और उन्होंने कहा कि इसको लेकर कोई नीति बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले जब आपने ई-कॉमर्स चालू किया देश भर में, तो किराने की 1 करोड़ दुकानें बंद हो गई जो गली मोहल्लों में छोटी छोटी हुआ करती थी। क्योंकि घर पहुंच सेवा, किराने की दुकान से बहुत सस्ता सामान और सीधे सीधे ग्राहक को मिलने लगा। तो जो दुकानें गली मोहल्ले में हुआ करती थी छोटी छोटी, वो सब बंद हो गई। तो 1 करोड़ दुकानें बंद होने के बाद ये माना जा रहा है कि ई-फार्मा के आने से कम से कम 3 से 4 लाख दुकानों का कारोबार सिमट जाएगा। तो जो अभी दुकानें रात को आपको खुली दिख जाती हैं, जहाँ से आप रात को 12 बजे 2 बजे दुकानों से सामान खरीद लेते, दवाएं खरीदते, वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो उनका विरोध है और मैदान में उतरे हैं और उसके बाद बड़ा अगला आंदोलन भी वो करेंगे। शेयर बाजार आज चौथे दिन हरे पे कूदा, धीरे धीरे फिर वापस नीचे आने लगा है, पर शाम तक क्या स्थिति बनेगी इसको कुछ भी नहीं कहा जा। सबसे ज़्यादा भ्रम इस समय शेयर बाजार में बना हुआ है। रुपया आज फिर जो है 96 के करीब, बिल्कुल 96 को छूने को तैयार हो गया है। हो सकता है शायद हम और आप बात कर रहे हो तो रात तक रुपया 96 के पार भी जा सकता है। तो रुपये की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है।
12 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान, 12 लाख से ज़्यादा। और हाँ, एक पत्रकार परिषद में भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी जो है वो 60 करोड़ रुपए उन्होंने विदेश यात्राओं पर खर्च किया और वो कहाँ से लाया इसका कोई हिसाब उन्होंने नहीं दिया है। अब ये मामला ऐसा हो गया कि सूप कहे छलनी से तेरे में कितने छेद। प्रधानमंत्री की यात्राओं का कोई हिसाब नहीं दिया जाता। प्रधानमंत्री जी जिन जिन देशों में गए बहुत सारे देशों का हिसाब ही नहीं आया, और उसके बाद में लाखों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद में 60 करोड़ का हिसाब मांगा जा रहा है। ये भाजपा ही कर सकती, दूसरा कोई दल नहीं कर सकता। तो ये वो खबरें थी जो हमने आपको जानकारी दी। हमारा आग्रह कृपया लाइक करिए और अधिक से अधिक इस कार्यक्रम को अपने मित्रों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।